जय हिंद बच्चों। आज हम सब कक्षा 7 की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 1 जिसका नाम है इस्लाम का भारत में आगमन, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। बच्चों यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लाम का उदय किस देश में हुआ, तो आप लोग आंसर करेंगे इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ। बच्चों आप लोगों को बता दें कि अरब देश से तात्पर्य है सऊदी अरब, यमन, ओमान, इन सब देशों को मिलाकर अरब देश कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। बच्चों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय लोग इस्लाम से कब परिचित हुए, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे कि भारतीय लोग इस्लाम से अरबों के आगमन के बाद परिचित हुए। अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बच्चों यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग आंसर करेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का नामक शहर में हुआ था। और यदि यहीं पर क्वेश्चन करें कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग आंसर करेंगे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कबीला क्या है। बच्चों जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, उसी प्रकार अरबवासी अपने गांव को कबीला कहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। कौन से लोग? तो ये अरबवासी। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। तो मोहम्मद साहब की किन बातों का विरोध किए थे? तो मोहम्मद साहब कहते थे कि अल्लाह एक है और हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। इन बातों का मक्का कबीले के लोग विरोध किए। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कब चले गए। तो हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में चले गए। और हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहाँ चले गए, तो आप लोग आंसर करेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। और यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हिजरत किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर करेंगे मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना चले जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। बच्चों यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन करें कि हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे हिजरी संवत जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, उसी समय हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। बच्चों यदि आप लोगों से क्वेश्चन करें कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो आप लोग आंसर करेंगे मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। आप लोगों से यह क्वेश्चन भी किया जा सकता है इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत क्या क्या थे, तो आप लोग आंसर करेंगे समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम का अर्थ संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। बच्चों यदि आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि पैगंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे जो अल्लाह का संदेश लेकर आते हैं, संदेश को पैगाम कहते हैं, तो उसे हम पैगंबर कहते हैं। ये काबा है। अब हम देखेंगे मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, यह कलमा कहा जाता है। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सैतार्थ देना। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना हज कहा जाता है।
मोहम्मद साहब की देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि खलीफा किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे पैगंबर के उत्तराधिकारी को हम खलीफा कहते हैं, जो धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। अब हम देखेंगे भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। बच्चों, पहले इसका हम अर्थ समझेंगे। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से। बच्चों, जब अरब देश के लोग भारत पर आक्रमण किए, तब भारत में इस्लाम धर्म से लोग परिचित हुए। अरब व्यापारियों के माध्यम से, जब अरब के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो उनके माध्यम से हमें अरब देश के खान पान, रहन सहन के बारे में पता चला। ईरानी शरणार्थियों से, इसका अर्थ है ईरान के जो लोग भारत में आकर रहने लगे, उनसे भी हम भारतीय लोग कुछ सीखें। और सूफी संतों के आने से, सूफी संतों अर्थात साधुओं के आने से भी भारतीय लोगों पर अरब देश के संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अब नंबर 1 देखेंगे, अरबों का आक्रमण भारत पर। अरबों का पहला आक्रमण खलीफा की उम्र के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। पश्चिमी तट, जैसे बच्चों ये अपना प्यारा इंडिया है, ये है पश्चिमी तट। तो यहाँ पर सबसे पहले खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित किया। बच्चों, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अरब भारत पर सबसे पहले कब आक्रमण किए, तो अरब सबसे पहले भारत पर 636 ईस्वी में थाना अर्थात पश्चिमी तट पर आक्रमण किए, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं रहा। बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए अरबों का सफल आक्रमण भारत पर कब हुआ और किसने किया, तो आप लोग आंसर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहले सफल आक्रमण किया। और किसको हराया, तो सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित किया। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सिंध कहाँ है, तो बता दें जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी था और उधर बांग्लादेश और म्यांमार भी था। ये अपना भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये है बांग्लादेश, यहाँ है म्यांमार। तो इस प्रांत को हम सिंध प्रांत कहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और उस समय यहाँ के शासक राजा ताहिर थे, जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया। अब हम आगे देखेंगे फैक्ट नंबर 2। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। पश्चिमी तट से तात्पर्य है ये है भारत। इस तट को हम पश्चिमी तट कहते हैं। ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। बच्चों, बंदरगाह से तात्पर्य है जहाँ पर पानी वाली जहाज़ें आकर रुकती हैं, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर, गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। गोदाम का अर्थ है जहाँ पर अनाजों को इकट्ठा किया जाता है, उसे हम गोदाम कहते हैं। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। बच्चों, जैसे हम ऊपर बता दिए हैं कि शरणार्थी का अर्थ है
कि जब एक देश के निवासी दूसरे देश में जाकर रहने लगे तो उस देश के लोग उनको शरणार्थी कहते हैं। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कारीगर का अर्थ है जैसे बढ़ई, ये जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार, इन सबको हम कारीगर कहते हैं। और संत का अर्थ साधु से है। कुछ सिपाही भी आए जो राय राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। फैक्ट नंबर 4, सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस समय तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। हम फैक्ट नंबर 5 देखेंगे। सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर। बच्चों, हम लोग कबीर के दोहे सुने होंगे, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, ये सब हम लोग जानते हैं। नामक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बच्चों अजमेर राजस्थान में है। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों का पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अरब देश का भारत देश में मिलने जुलने के क्या फ़ायदे थे। जब दो अलग अलग संस्कृति, बच्चों संस्कृति से तात्पर्य है पहनावा, खान पान, इन सबको हम संस्कृति कहते हैं। तो जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों, जैसे हम सब पहली बार स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अरब देश के लोग भारतीयों से मिले तो उनसे बहुत कुछ सीखे। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ मतलब अरब के रीति रिवाज व धर्म अर्थात इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीयों ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब हम देखेंगे भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देख रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आगे बन भी सकता है। अभ्यास प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। वो हम देखेंगे अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना अरबों ने भारतीयों से सीखा। संख्याओं की गणना करना, ये भी अरबों ने भारतीयों से सीखा। ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान अरबों ने भारतीयों से सीखा। अब हम देखेंगे तुर्क आक्रमण के समय भारत, इससे पहले हम लोग देख चुके थे इस्लाम का भारत में आगमन। अब हम देखेंगे तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। बच्चों, उत्तर भारत से तात्पर्य है जैसे ये है अपना भारत और ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम उत्तर भारत कहते हैं। कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था।
जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। बच्चों, सामंत का अर्थ है जैसे हम किसी के अधीन होकर शासन करें तो उसे हम सामंत कहते थे। जब राजा लोग दूसरे राज्यों को जीत लेते थे तो वे उसे अपने गुलाम बनाकर रखते थे, जिसे हम सामंत कहते हैं। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। बच्चों, राजपूतों का क्षेत्र हम राजस्थान क्षेत्र से लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य विस्तार में संलग्न हो गए, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। केंद्रीय सत्ता का अर्थ है कि जहाँ से मेन शासन हुआ करता था वहाँ की सत्ता का ह्रास शुरू हो गया। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। उस समय भारतीय समाज जाति पात तथा भेदभाव से युक्त था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। मतलब भारतीय लोग अपने ही खान पान और आचार विचार में इतने व्यस्त थे और अपने ही खान पान एवं आचार विचार को इतना अच्छा समझते थे कि दूसरे देश में क्या हो रहा है इसको इन लोगों को कुछ परवाह ही नहीं थी, ना ही इन लोगों ने उसका लाभ उठाया। ये है हिंदी संख्या, ये है अरबी संख्या। बच्चों, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि अरब ने भारतीयों से गणित का ज्ञान प्राप्त किया, तो यही है ये। अब हम देखेंगे तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। बच्चों, उत्तर भारत जैसे ये है भारत, इस वाले क्षेत्र को हम उत्तर भारत कहते हैं। फिगर अच्छे से नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण प्रारंभ किया। ये है अपना भारत, ये है पाकिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान, यहाँ है ईरान और यहाँ है तुर्किस्तान। तो तुर्कों ने इसी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किए थे। अब हम देखेंगे महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। बच्चों, आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अब आगे वाले लेसन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।